औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 17 है, 70 आज इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें हमने आज स्टार्ट करने हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने शुरू किया हुआ था। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पहले इससे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके लार्ज नंबर ऑफ करैक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। इनमें से हम सिर्फ 3 जो है वो यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ characteristics पैरामीटर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो है 3 को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम। तो इनमें से जो सिर्फ 3 है उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, ओनली 3 जो। तो इसमें जो पहले नंबर पे है हमारे पास करैक्टरिस्टिक, वो है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस फर्स्ट। तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर। इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स हैं एम्पलीफायर, उनके दरमियान की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, एज शोन इन फिगर 1A। जैसा कि फिगर 1A के अंदर शो किया गया। तो फिगर 1A जो है वो हम प्लॉट करते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, ये इसकी इनपुट्स हैं। ठीक है जी, एक जो है वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये इसकी आउटपुट है, और इस आउटपुट के साथ इस जगह पर ये एक रेजिस्टेंस है जो कि आपने ग्राउंड की हुई है। इसको आप कहेंगे R0, बल्कि इसको एक मिनट, ये रेजिस्टेंस है और इसको ग्राउंड किया गया, और ये रेजिस्टेंस R0 है। ठीक है, ये आउटपुट है और ये Vin है, यानी कि इनपुट है। इसको आप कह दें फिगर 1A। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होती है इनपुट, इट्स वैल्यूज वेरी हाई ऑफ ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओहम्स। इट्स वैल्यू इज वेरी हाई ऑफ ऑर्डर्स ऑफ several mega ohms।
यानी कि बहुत लार्ज वैल्यू होती है और मेगा ओहम्स के अंदर इसको जो है वो मेजर किया जाता है। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये जो हाई वैल्यू है इनपुट रेजिस्टेंस की, ठीक है, ड्यू टू हाई वैल्यू of this input resistance। अब ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसकी जो हाई वैल्यू है, यानी कि बहुत जो बड़ी हाई वैल्यू है, इसकी वजह से प्रैक्टिकली कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी बिटवीन द टू इनपुट्स टर्मिनल। प्रैक्टिकली no current flows between the input terminals। तो कोई करंट जो है इस हाई रेजिस्टेंस ये इतनी हाई है कि इसकी वजह से इनपुट टर्मिनल जो है उनके दरमियान में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ठीक है जी, इतनी मेगा ओहम्स में है तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगी, ये करंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से ये दोनों जो इनपुट्स हैं ये सपोज हम करेंगे कि ये सेम पोटेंशियल पे हैं। सो बोथ ऑफ देम are supposed to be at same potential। तो फिर दोनों इनपुट्स जो हैं इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से हम वो ज्यूम करेंगे कि वो सेम पोटेंशियल पे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है। इट इज़ वेरी important feature of operational amplifiers। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जो नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट्स हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है ये R0 ये बहुत हाई है और इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। जाहिर बात है जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो फिर करंट के फ्लो होने में मुश्किल पैदा हो जाएगी और ये इतनी हाई रेजिस्टेंस होती है कि ये मेगा ओहम्स में होती है। तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से फिर करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाती और जो इनपुट्स हैं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से फिर ये सपोज किया जाता है कि ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं ये सेम पोटेंशियल के ऊपर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है जी, उसके बाद आए हैं अब आप इसका जो दूसरा करैक्टरिस्टिक है, इसका दूसरा करैक्टरिस्टिक जो है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होती है आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान। इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड। ठीक है जी, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में ये रेजिस्टेंस होती है एज शोन इन फिगर 1b। जैसा कि फिगर 1b में शो किया गया है, तो मैं ये फिगर यहाँ पर बनाता हूँ
देखिए ये आपके पास एम्पलीफायर है, ठीक है, ये इसकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव इनपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ये ग्राउंड किया हुआ है और इधर ये इसका आउटपुट V0 है, ठीक है जी। इसको आप कह दें कि ये फिगर है फिगर 1B, जो आउटपुट रेजिस्टेंस को मेंशन कर रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कुछ ओहम्स की होती है। इट्स वैल्यू इज़ ऑफ फ्यू ओहम्स, यानी कि ये कोई बहुत लार्ज वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं होती है, स्मॉल होती है। ये इनपुट रेजिस्टेंस के मुकाबले में इसकी वैल्यू कम होती है। उसके बाद थर्ड जो है इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो है ओपन लूप गेन। तीसरा जो करैक्टरिस्टिक है वो है ओपन लूप गेन। तो इट इज़ द रेशो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो ये रेशो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज V0 टू द डिफरेंस ऑफ between voltages बल्कि आप कह रहे हैं बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हैं और जो पोटेंशियल आउटपुट पे आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, जबकि कोई एक्सटर्नल कनेक्शन जो है वो आउटपुट और इनपुट के दरमियान नहीं है। When there is a no external connection between, जब कोई एक्सटर्नल कनेक्शन जो है वो नहीं है बिटवीन द आउटपुट and the input as shown in figure 1B। ठीक, दैट्स कि ये इस फिगर के अंदर शो किया गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, अब इनके दरमियान पे कोई भी एक्सटर्नल जो है वो कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर मैंने लिखा था इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल। ये वही फिगर हमने जो है 1A उसको ही कंसिडर करना है, क्योंकि उसी के अंदर आउटपुट और इनपुट जो है वो हमने बनाया। वो जो प्रीवियस फिगर थी 1A वो मैंने अब मिटा दी है, वो इधर यही लिखना है।
ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। दैट इज़ के अब इसको आप कैसे लिखेंगे, AOL ओपन लूप V नॉट V प्लस माइनस V माइनस, यहाँ इसको आप कह देंगे V नॉट ओवर VI, क्योंकि VI जो है वो V प्लस माइनस V माइनस के बराबर है। दिस इज नोन एज ओपन लूप गेन। तो ये आपके पास तीन मेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। कौन कौन से, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और ओपन लूप गेन। अब हमने जो है वो ज़रा ये देखना है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कैसे एक्ट करता है एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और कैसे वो एक्ट करता है एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और उनका गेन जो है उसको हम ज़रा कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फर्स्ट के ऊपर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसके तौर पे डिस्कस करके जो है वो देखेंगे। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है कैन बी यूज्ड एज एन operational amplifier can be used as inverting amplifier। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसको आप एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एम्पलीफाइड आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल हैज़ ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसमें जो आउटपुट के ऊपर आपके पास सिग्नल आएगा, चूँकि इन्वर्टिंग है तो वो सिग्नल के फेज़ को चेंज कर देगा। ठीक है, दैट इज़ आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल, दैट इज़ आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल has a phase shift of 180 degree। with respect to the input signal। तो इनपुट सिग्नल के मुकाबले में ये जो आउटपुट के ऊपर आपके पास सिग्नल आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप इनपुट के ऊपर इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर आपके पास ये सिग्नल इन्वर्ट होके और एम्पलीफाई होके आ जाएगा। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन ये इन्वर्ट जो है वो हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो आ जाएगी। तो अब जो है फिगर द फिगर 1A अभी हम ड्रा करेंगे, शोज द सर्किट ऑफ shows the circuit of operational amplifier, जिसमें हम दिखाएंगे सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का when used as inverting amplifier, when used as an inverting
एम्पलीफायर। जब हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो अब मैं पहले ये सर्किट डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है का सिंबल है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसकी ये जो नेगेटिव है इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है R1। ठीक है, यहाँ से आप ये इनपुट सिग्नल दे रहे हैं Vin। ठीक है जी, और ये जो इसकी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को आपने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जा रही है लाइन, और इधर से ये इसकी आउटपुट है, ये V0 इसकी आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 वोल्ट पे है चूँकि ग्राउंडेड है, और इधर ये -VCC वोल्टेज आपने दिया हुआ है, और इस जगह पर +VCC वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस जो है ये कनेक्टेड है इसकी आउटपुट के साथ, जिसको आप कह देंगे कि ये R2 है। तो यहाँ से करंट I1 पास कर रही है, और इधर से इस R2 में से जो करंट पास कर रही है वो I2 है। तो ये फिगर है 1A ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फिगर 1 में तो ये सर्किट डायग्राम है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है, यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको तो ग्राउंड कर दिया और वो 0 वोल्ट पे है, और सिर्फ एक्ट कौन सी कर रही है, इनपुट एक्ट जो है वो सिर्फ नेगेटिव वाली कर रही है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट है। तो जो इनपुट सिग्नल है Vn इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। द इनपुट सिग्नल Vin is applied at the negative inverting input। तो इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर जो सिग्नल Vn जो है वो अप्लाई किया गया थ्रू ए रेजिस्टेंस R1, इस R1 रेजिस्टेंस के ज़रिए, थ्रू ए रेजिस्टेंस R1। आप देख सकते हैं ये इस R1 से सिग्नल जो है वो अप्लाई किया गया। अब V0 जो है यहाँ पर वो क्या है ये देख सकते हैं, वो आउटपुट वोल्टेज है। V0 इज़ द आउटपुट वोल्टेज। तो V0 जो है वो एक आउटपुट वोल्टेज है, यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, Vin जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे दिया है क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग नहीं है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस है उसको तो ग्राउंड किया हुआ है। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस इज ग्राउंडेड।
क्योंकि हमें ये तो टर्मिनल नहीं चाहिए अभी जो नॉन इन्वर्टिंग है, हमें तो इन्वर्टिंग टर्मिनल चाहिए। तो ये ग्राउंडेड है, यानी कि दैट इज़ इट्स पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, दैट इज़ इट्स पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। चूँकि इसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, जब इसको ग्राउंड कर दिया तो ये 0 वोल्ट पे आ गया, इसका मतलब है कि ये 0 पोटेंशियल पे है। अब जो गेन है सर्किट का वो बहुत हाई है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5। द गेन ऑफ द सर्किट इज़ वेरी हाई, ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5। तो सर्किट का गेन जो है वो बहुत हाई है और उसका ऑर्डर जो है वो 10 की पावर 5 के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि हाई लूप गेन है इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो अब जो हमने ये इक्वेशन राइट डाउन की थी, अगर आप देखें तो ओपन लूप गेन की, फ्रॉम द इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन लिखी थी AOL इज इक्वल टू V0 V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू V0 ओवर VI। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, अब ये इक्वेशन की किसकी है? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ओपन लूप गेन। ये ओपन लूप गेन की आपके पास इक्वेशन है। तो किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू, कोई भी जो वैल्यू है ऑफ V0, यानी कि आउटपुट की किसी भी वैल्यू के लिए जो V प्लस V माइनस है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस के बराबर आ जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पर V प्लस जो है वो तो ग्राउंडेड है, सिंस V प्लस इज ग्राउंडेड, V प्लस तो ग्राउंडेड है, तो अगर V प्लस ग्राउंडेड है तो फिर V माइनस को भी वर्चुअली ग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है जी, अगर V प्लस जो है वो ग्राउंडेड है, सो V माइनस इज वर्चुअली, तो V माइनस जो है ये वर्चुअली जो है एट द 0 पोटेंशियल, ये भी वर्चुअली फिर किस पर है? 0 पोटेंशियल के ऊपर, दैट इज V माइनस इज इक्वल टू 0। तो फिर V माइनस B जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो गेन है एम्पलीफायर का, इसको फाइंड करने के लिए to find the gain of the amplifier, तो अगर आप गेन फाइंड करना चाहते हैं एम्पलीफायर का, तो वन मस्ट नो द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। वन मस्ट नो द
करंट्स फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि R1 और R2 में से कितनी करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, ठीक है। यानी कि R1 में से I1 कितनी और R2 में से I2 कितनी कर रही है। तो अब इसके लिए आप अप्लाई करें ओहम्स लॉ। नो अप्लाई द ओहम लॉ। अब यहाँ पर जो है वो आप ओहम लॉ जो है उसको अप्लाई करें तो वी हैव, अब करंट थ्रू जो R1 है, करंट थ्रू R1 में से कितनी करंट गुजर रही है, क्योंकि हमने करंट्स जो हैं वो फाइंड करनी है। तो R1 में से जो करंट गुजर रही है I1 दैट इज इक्वल टू V इन माइनस ओवर R1। अब V माइनस तो ज़ीरो है वर्चुअली, V इन माइनस ज़ीरो ओवर R1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि I1 आपके पास आ जाएगी V इन ओवर R1, ठीक है। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। यानी कि I1 करंट कितनी गुजरी है, I1 करंट जो है वो V इन ओवर R1 के बराबर जो है वो पास कर रही है, ठीक है जी। अब आप देखें कि जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू R2, करंट थ्रू R2 में से कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो आप देखें कि I2, पहले तो आपने इनपुट लूप ली थी, अब आप आउटपुट लूप जो है वो ले लेंगे। तो V माइनस V0 ओवर R2, तो 0 माइनस V0 ओवर R2, यानी कि ये बराबर आ जाएगा माइनस V0 ओवर R2। तो आउटपुट में से माइनस V0 ओवर R2 जो है वो करंट फ्लो कर रही है। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब प्रैक्टिकली जो है वो तो V माइनस और V प्लस के दरमियान में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही। तो एज प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन V प्लस एंड V माइनस। V प्लस और V माइनस टर्मिनल्स के दरमियान में बेसिकली तो कोई करंट नहीं है। ठीक है, आप उसको बल्कि कह दें कि बिटवीन प्लस एंड माइनस, इनके दरमियान में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट किरचॉफ रूल, जो किसको क्या कहते हैं कि जो करंट्स का रूल भी होता है, तो फर्स्ट किरचॉफ रूल जो है उसके मुताबिक I1 जो है वो I2 के बराबर है। तो I1 अगर I2 के बराबर है तो इसका मतलब है कि V इन
ओवर R1 माइनस V0 ओवर R2, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं V0 ओवर Vin इज इक्वल टू R2 ओवर R1 विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज एंड इज डिफाइंड एज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। तो इक्वेशन 3 जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? इट इज़ दी रेशो, ये हमारे पास रेशो है ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो है ये उसकी रेशो है एंड इज defined as the gain of the inverting amplifier। और इसको हम क्या नाम देते हैं? ये गेन है एम्पलीफायर का। सो G इज इक्वल टू V0 ओवर Vin इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1, यानी कि G जो है ये माइनस R2 ओवर R1 के बराबर है। इसको कह दें ये इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन 4 के अंदर जो है वो नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो नेगेटिव का साइन बेसिकली फेज शिफ्ट जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो द नेगेटिव साइन, अब ये जो नेगेटिव साइन है शोज that the output signal is 180 degree out of phase with respect to input signal। तो इनपुट सिग्नल के मुकाबले में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इट इज़ क्लियर दैट द क्लोज लूप गेन डिपेंड्स, अब यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। इट इज़ क्लियर दैट द ओपन लूप गेन, तो जो ओपन लूप गेन है डिपेंड्स अपॉन टू एक्सटर्नली, ये डिपेंड करते हैं दो एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस के ऊपर। R1 and R2।
ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें कि एक तो गेन रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो हैं इनमें 180 डिग्री ये आउट ऑफ फेज़ हैं एक दूसरे के मुकाबले में। तो अब ये जो गेन है ये तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस R1 और R2 के ऊपर जो कि एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो गेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट इनसाइड। अब गेन जो है ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द गेन इज इंडिपेंडेंट, तो गेन जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द सर्किट इनसाइड, जो इनसाइड सर्किट है उससे, द एम्पलीफायर। ठीक है, जो एम्पलीफायर के इनसाइड सर्किट है उससे तो गेन का कोई तल्लक नहीं है। गेन क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस R2 और R1 लगी हुई हैं ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। तो ये अब हमने देखा, तो इसको अगर आप कोई एग्जांपल लें इसकी, हम सपोज करें कि ये रेजिस्टेंसेस जो हैं इफ़ R1 जो है दैट इज़ 10 किलो ओहम और R2 जो है वो हो आपके पास 100 किलो ओहम, तो फिर जो गेन है, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़, तो फिर जो गेन है एम्पलीफायर का वो क्या हो जाएगा, G माइनस R2 ओवर R1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 100 किलो ओहम डिवाइडेड बाई 10 किलो ओहम इज़ इक्वल टू माइनस 10। तो ये गेन माइनस 10 के बराबर आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो है वो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ हमने क्या किया था, इसके सर्किट में जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट थी उसको ग्राउंड कर दिया था और इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर सिग्नल दिया था। तो जब इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर सिग्नल दिया था तो आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल आया था वो 180 आउट ऑफ फेज था, यानी कि उस इन्वर्टिंग इनपुट ने आउटपुट पर आने वाले सिग्नल को उल्टा दिया था, उसके अंदर फेज शिफ्ट जो है वो ले आई थी। इसीलिए यहाँ पर गेन के अंदर यहाँ पर नेगेटिव का साइन जो है वो आता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने देखना ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। Operational amplifier as non-inverting amplifier। अब नॉन इन्वर्टिंग है, यानी कि अब जो आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो सिग्नल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो पहले बनाता हूँ, फिर आगे हम इसको शुरू करते हैं। तो ये देखें कि ये आपके पास एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो बल्कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव है इसके साथ ये रेजिस्टेंस एक R1 लगी हुई है और ये ग्राउंडेड है। इसमें से करंट जो है वो
I1 पास कर रही है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब ये ग्राउंडेड नहीं है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आपने V इन जो है वो दी हुई है, और ये V इन जो है आगे जा रही है यहाँ पर, इधर से ये ग्राउंडेड है, और ये V0 यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है। अब इधर -VCC और इधर +VCC वोल्टेजेस है। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो आउटपुट के ऊपर लगाई हुई है आपने, ये दैट इज़ R2, और इसके अंदर से I2 करंट जो है वो पास कर रही है। ठीक है जी, तो ये है फिगर 1B, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नेगेटिव इनपुट है उसको तो ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन पॉजिटिव इनपुट जो है उसके ऊपर आप VN वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है इसकी। तो जो सर्किट डायग्राम है ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द सर्किट डायग्राम ऑफ operational amplifier is shown in figure 1B। इसको फिगर 1B के अंदर शो किया गया। as non-inverting एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे। तो इस केस के अंदर इनपुट सिग्नल Vn इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन दिस केस द इनपुट सिग्नल Vi is applied at the non-inverting terminal प्लस। तो इसमें आप सिग्नल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया गया है। अब जो ओपन लूप गेन है एम्पलीफायर का वो बहुत हाई है, एज द ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज वेरी हाई। तो ओपन लूप गेन जो है एम्पलीफायर का वो बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि आपने पॉजिटिव इनपुट के ऊपर जो है, पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसके ऊपर V इन सिग्नल अप्लाई किया। ये आप सर्किट में देख सकते हैं कि ये V इन पॉजिटिव के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया। तो अब चूँकि ओपन लूप गेन बहुत हाई है, तो फिर इसके नतीजे में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स जो हैं, ठीक है, सो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, सो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, तो जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं, अब चूँकि गेन बहुत आई है, ये हमने ये पढ़ा है पीछे
कि अगर गेन बहुत हाई हो तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स जो होती हैं वो वर्चुअली सेम पोटेंशियल पर होती हैं और वर्चुअली एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो वो वर्चुअली जो है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगी। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि देयरफॉर करंट थ्रू R1 इज अच्छा। अब चूंकि ये सेम पोटेंशियल पर हैं तो इसका मतलब है कि V माइनस इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू V इन कि ये बराबर होगा, क्योंकि इन सारों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो अब करंट जो है थ्रू R1 इज, तो अब जो करंट गुजर रही है R1 में से वो कितनी होगी, I1 0 माइनस, क्योंकि अब जो माइनस वाली है उसको तो ये सारी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, चूँकि ये सारी बराबर हैं और V प्लस जो है वो ज़ीरो के ऊपर है, तो V प्लस अगर ज़ीरो के ऊपर है तो फिर V माइनस भी ज़ीरो के ऊपर ही होगा। नहीं सॉरी, V माइनस ज़ीरो पर है तो फिर V प्लस भी ज़ीरो पर होगा, क्योंकि V माइनस V प्लस इज इक्वल टू V इन के बराबर है। ठीक है जी, तो ये 0 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा और ये V माइनस भी यहाँ से देखें V इन के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V इन ओवर R1। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, अब आप देखें कि जो करंट है थ्रू R2, करंट थ्रू R2 के R2 में से कितनी करंट गुजर रही है, तो I2 V माइनस माइनस V नॉट। ठीक है जी, आप आउटपुट लूप ले लेंगे डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ पर V माइनस जो है ये V इन के बराबर है, तो ये हो जाएगा V इन माइनस V नॉट ओवर R2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो I2 है आपके पास फिर, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। I2 जो है ये निकल आई है V इन माइनस V नॉट ओवर R2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब चूंकि प्रैक्टिकली कोई करंट जो है फ्लो नहीं कर रही, एज प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स। अब चूँकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के दरमियान में कोई करंट जो है फ्लो नहीं कर रही, सो बाय किरचॉफ फर्स्ट रूल, सो बाय किरचॉफ फर्स्ट रूल, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसके मुताबिक I1 इज इक्वल टू I2, तो ये आ जाएगा V इन ओवर R1
माइनस इज इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट ओवर आर टू। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आ जाएगा माइनस वी इन ओवर आर वन वी इन ओवर आर टू माइनस वी नॉट ओवर आर टू। तो जो वी नॉट और आर टू है दैट विल बी इक्वल टू वी इन ओवर आर वन प्लस वी इन ओवर आर टू। तो वी नॉट ओवर आर टू जो है दैट इज इक्वल टू वी इन को कॉमन निकाल लें तो 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू। तो वी नॉट ओवर वी इन आर टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू। तो वी नॉट ओवर वी इन, इस आर टू को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर टू ओवर आर वन प्लस 1। तो वी नॉट ओवर वी इन 1 प्लस आर टू ओवर आर वन। ठीक है, और इधर वी नॉट ओवर वी इन जो है वो जी के बराबर है गेन के, तो जी आ जाएगा 1 प्लस आर टू ओवर आर वन। इसको कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये आपका रिक्वायर्ड गेन है। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये शो करता है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो हैं वो इन फेज है। The positive sign shows that the output and the input signals are in phase। कि आउटपुट और इनपुट सिग्नल जो हैं वो इन फेज हैं, उनका सेम फेज है। अब जो गेन है एम्पलीफायर का वो इंडिपेंडेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर से। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर से ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये उससे इंडिपेंडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड कर नहीं कर रहा। तो ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी देख लें R2 और R1 है। इट only depends upon the two externally connected resistances R1 and R2। तो ये सिर्फ एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो हैं R1 और R2 उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव इनपुट के ऊपर आप प्रोवाइड करते हैं सिग्नल को, ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग होती है, तो फिर सिग्नल भी जो आपके पास आउटपुट के अंदर आता है उसके अंदर इन्वर्ट नहीं होता और उसका गेन हाई हो जाता है। ठीक है, अब गेन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव के साथ आ रहा है, उसके अंदर 1 भी प्लस हो रहा है क्योंकि 1 प्लस R2 ओवर R1 है।
और जो पिछला गेन था वो -R2 और R1 था और उसमें कोई 1 भी ऐड नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग जो है उसका गेन हाई होता है और इन्वर्टिंग जो है उसका गेन जो है वो लो होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर जो है वो ख़त्म करता हूँ। आज मैंने आपको ये समझा दिया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। उससे पहले जो है हमने इसके अंदर ये डिस्कस किया था कि बेसिक्स जो थी एम्पलीफायर की वो डिस्कस की थी। तो कल फिर नेक्स्ट इसको फर्दर जो है आगे हम इसको स्टडी करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी अभी हमने स्टडी करनी है तो फिर उनको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जो है अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर जो है उसको शुरू करता हूँ।